Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi. My today's topic is variation of magnetic susceptibility with temperature. आज हम देखेंगे कि magnetic susceptibility how it get changed for most of the compounds and few other compounds also with temperature. तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि what is the relation between magnetic susceptibility and dipole moment और मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ हम मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे इसे। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो करेक्टेड है मास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इट हैज रिलेशन विद मैग्नेटिक मोमेंट लाइक दैट मीन्स एन नॉट म्यू स्क्वायर एंड अपॉन 3kT वेयर एन नॉट इज एवोगैड्रो नंबर, k is Boyle's constant and T is temperature and mu is magnetic moment. And if we rearrange this equation, it becomes mu square is equal to xm corrected into 3kT upon n naught. अब इसमें हमें अगर mu की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो we can write it like that root xm corrected into t into root 3k upon n naught. इसमें आप देखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड n naught 3 these three are constant. तो इनका जो मल्टीपल और डिवाइड जो है वो भी क्या होगा कांस्टेंट होगा एंड इट कम्स अराउंड 2.828. तो इसमें म्यू के बीच में रिलेशन आ जाता है म्यू इज इक्वल टू 2.828 इंटू रूट एक्सएम करेक्टेड इंटू टी. तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे टी इंक्रीज होता है वैसे म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है. तो यहाँ अगर हम ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर को देखें इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो हैं जितने भी पैरामैग्नेटिक हैं एंड एट हाई टेम्परेचर अगर हम उनकी हाई टेम्परेचर पे बात करें तो दे हैव रिलेशन लाइक दिस कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि काई इज इक्वल टू C अपॉन T वेयर C इज द कांस्टेंट. अब आप इसमें ग्राफ प्लॉट करें काई में और T में तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. इफ आई प्लॉट काई m ऑन दिस एक्सिस y एक्सिस एंड T ऑन x एक्सिस तो इसके बीच में मुझे इस टाइप का ग्राफ मिलता है. मीन्स एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर magnetic susceptibility decreases or if I decrease the temperature magnetic susceptibility increases, and this is the relation between most of the paramagnetic compound because they are magnetically dilute substances. उनमें secondary magnetic interactions नहीं होते और इसकी जगह अगर मैं 1 upon chi m इस तरीके से और T में ग्राफ प्लॉट करूं तो आई गेट वन स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप. तो इनके बीच में मुझे इस तरीके का कर्व मिलता है. ये एक ऑर्डिनरी या नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इसी तरीके से हमें ग्राफ देते हैं. लेकिन देयर आर मेनी कंपाउंड्स जिनके बीच में इस तरीके का ग्राफ नहीं होता एट लो टेम्परेचर. एट हाई टेम्परेचर दे बिहेव लाइक सिंपल पैरामैग्नेटिक, दे बिहेव लाइक दिस. लेकिन अगर हम इसी ग्राफ को दूसरे सब्सटेंसेस के लिए जो कि लो टेम्परेचर पे फेरो या एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं तो हम क्या देखते हैं, सपोज दिस वन इज द जीरो वैल्यू. तो इधर वी गेट दिस टाइप ऑफ लाइन मीन्स this line intersect this temperature line above 0 Kelvin, or we get this type of line means this line intersect temperature line at minus temperature or below 0 degree, below 0 Kelvin. तो इन दोनों सब्सटेंसेस में हम क्या देख रहे हैं कि they are not following this equation or this is also called Curie law. So if they are following Curie law then we will get this type of line OA, but if they are not following this Curie law then we will get this line B
और सी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ये लाइन प्लस थीटा टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर एक्सिस को कट करती है या माइनस के लिए करती है, उनमें हम रिलेशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस थीटा। अब आप यहाँ देखिए, ये रूल कहलाता है क्यूरी-वेस लॉ। क्यूरी-वेस लॉ। और इसमें हम क्या देखते हैं कि इफ द थीटा इज पॉजिटिव, यहाँ पे थीटा पॉजिटिव है कि 0 से अबव टेम्परेचर के ऊपर ये टेम्परेचर एक्सिस को कट कर रही है लाइन, तो इसमें हम टी में से माइनस करेंगे। मीन्स हमें थीटा टेम्परेचर माइनस करना पड़ेगा इस टेम्परेचर में से, तब वो 0 के ऊपर वैल्यू हमें मिलेगी। और अगर थीटा माइनस में है, ऑलरेडी वो 0 से भी नीचे माइनस के टेम्परेचर पे वो टेम्परेचर एक्सिस को कट करती है लाइन, तो उसमें आप यहाँ थीटा को माइनस में लिखेंगे तो माइनस एंड माइनस विल बिकम पॉजिटिव। तो आप इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे इसने इसको कट किया है, उसमें ये थीटा टेम्परेचर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, देन इट विल बिकम 0 और आपको 0 के ऊपर क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मिलेगी। तो ये सिर्फ 0 के लिए ही नहीं है, आप किसी भी टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, सपोज 25 पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 25 में अगर इस टाइप का सब्सटेंस है तो हम उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे टेम्परेचर को, थीटा टेम्परेचर को, और अगर वो इस टाइप का सब्सटेंस है तो हम उसमें प्लस करेंगे। तो किसी भी टेम्परेचर पे हम उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम या तो प्लस थीटा करते हैं या माइनस थीटा। तो ये जो यहां से लेके यहां तक थीटा की जो वैल्यू है, या इधर से इधर तक जो थीटा की वैल्यू है, ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस क्या होती है, डिफरेंट होती है। और फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक कई तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, उन सबके लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो इस क्यूरी-वेस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू रूट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी करेक्टेड इनटू टी माइनस थीटा। अब हम इसका एक्चुअली जो इसको हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना चाहें कि ऐसा क्या होता है कि वो सब्सटेंस 0 पे ये सब कट नहीं करती उसकी लाइन, या वो पैरामैग्नेटिक की तरह, नॉर्मल पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव नहीं करता। माइक्रोस्कोपिकली हम क्या देखते हैं कि दिस इज एन ऑर्डिनरी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वेयर ऑल मैग्नेटिक मोमेंट्स आर रैंडमली अलाइंड, और यू कैन से देयर इज 0 अलाइनमेंट, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। लेकिन जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या होता है, दे स्टार्ट लिटिल अलाइनमेंट। तो जैसे ये टेम्परेचर एक्सिस है, तो यहाँ पे आप देखिए हाई टेम्परेचर पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम है, इधर से आप देखिए कम है, यहाँ से इंक्रीज हो रही है। लेकिन एज यू डिक्रीज द टेम्परेचर, तो इसकी वैल्यू धीरे 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 इस वे इंक्रीज होती है। लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में तो वो इसी पैटर्न को फॉलो करती है, मीन्स लाइक दिस, और ये सिंपल पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। लेकिन इन फ्यू कंपाउंड्स विच आर फेरोमैग्नेटिक, उनमें क्या होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर, जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं और टीसी से डिनोट करते हैं, एकदम से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स थे वो क्या करते हैं, अलाइंड हो जाते हैं इन सेम डायरेक्शन, और इनमें सेकेंडरी इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेकेंडरी इंटरेक्शन क्यों होता है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे ये एक है फिर ये दूसरा है, अगर इनकी वैल्यू कम है तो ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो हम ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस, और जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ही आप इनको अलाइन कर सकते हो। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि इसकी अपना मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि एक इधर है, और अगर हम इनको पास पास लेके आए तो इधर दिस और दिस वन विल अलाइंड अदर वन,
ये इसको अपने साथ अलाइन कर लेगा, फिर इन दोनों का जॉइंटली इफेक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो ये तीसरे को भी अपने साथ अलाइन कर लेंगे। तो जब वो पैरेलल अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है, मीन्स सेकेंडरी इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ये प्रेजेंट होता है हम उन्हें मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस भी कहते हैं, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ ध्यान दो कि जब वो सेकेंडरी इंटरेक्शन स्टार्ट होगा तो टेम्परेचर के कारण भी उस पर अलाइनमेंट हो रहा है और इनके अपने इन्फ्लुएंस के कारण भी अलाइनमेंट हो रहा है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इस तरीके से बहुत शार्पली इंक्रीज हो जाती है। तो आप देखो इस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि ऐसे इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि उनमें हाई टेम्परेचर पे तो वो सिंपल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ये हाई टेम्परेचर है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो अप टू सम टेम्परेचर, अ फिक्स टेम्परेचर, ये क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। और जैसे मैंने बताया नॉर्मल जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है या मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस है वो इस पाथ को फॉलो करते हैं, मीन्स उनकी पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है अलोंग डिक्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इंटरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ये जो रैंडमली अलाइंड थे ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो अब जब ये दूर दूर थे तो रैंडम थे, लेकिन जब ये पास आते हैं तो इनमें सेकेंडरी इंटरेक्शन तो होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है कि ये इस तरफ डायरेक्टेड है तो ये इस साइड डायरेक्टेड होगा, फिर नेक्स्ट इस साइड डायरेक्टेड होगा और उसका नेक्स्ट अगेन इस साइड डायरेक्टेड होगा। तो दे विल कैंसिल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ आप क्या देखते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो अल्टरनेटिवली दे आर अलाइन और इनमें ईच मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है। तो कैंसिलेशन क्या होता है, 100% कैंसिलेशन हो जाता है और आपको क्या मिलता है, इस तरीके से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उल्टा शार्पली डिक्रीज हो जाती है। तो एट टेम्परेचर एट विच इट गेट डिक्रीज स्टार्ट डिक्रीजिंग, इसको हम कहते हैं नील्स टेम्परेचर TL। और ये माइक्रोस्कोपिकली हमने इसको देखा कि इसमें इंटरेक्शन क्या हुए, अपोजिट डायरेक्शन में हुए। इसी के साथ कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें अपोजिट अलाइनमेंट तो होता है लेकिन वो इक्वल नहीं होता। जैसे कि दो का अलाइनमेंट, मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ इसको, कि दो अगर इस डायरेक्शन में अलाइन है तो एक इस डायरेक्शन में, तो देखो दो पॉजिटिव इस साइड है और एक पॉजिटिव राइट साइड है, फिर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस गेट अलाइंड लाइक दिस, कि अनइक्वल कैंसिलेशन होता है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। इनमें भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है लेकिन नॉट अप टू दैट मच लेवल, कि जैसे एंटी फेरो में तो वो बिल्कुल टुवर्ड्स जीरो चली जाती है, लेकिन इस तरीके से टुवर्ड्स जीरो जाती है, लेकिन फेरी मैग्नेटिक में वो जीरो की तरफ नहीं जाती, इट हैज सम वैल्यू। तो ये इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था। अब आप देखो कि इसके एग्जाम्पल क्या है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं निकिल, क्रोमियम एंड CrO2, क्रोमियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एंटी फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल है मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, निकिल ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। और अगर हम बात करें फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो ये जनरली फेराइड्स होते हैं, Fe2O4 मेटल आयन। अब ये जो मेटल आयन है इसमें ये क्या होगा, इसकी अलग डायरेक्शन होगी और इस आयन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो ये मेटल आयन मैग्नीशियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है और ये जिंक भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल है एंटी फेरी मैग्नेटिक के, और ये एंटी फेरो के, और ये फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के।
Now we will see different type of magnetic substances or their behavior. Diamagnetism जिन substances में होता है, they have weak repulsion with field and their susceptibility value in CGS, it is -1 into 10 to the power -6, and if they have temperature effect, no, means they have no temperature effect. And if we discuss their field effect, whether they have some field effect or not, so they have no field effect. And for paramagnetic substances, they have moderate attraction between magnetic moments and with field also, and their value of chi in CGS is 1 to 100 into 10 to the power -6, but it is in positive value. It has positive value. And if we see temperature effect, they have inversely effect, means 1 upon T. The chi is proportional to 1 upon T, and they have no field effect. And for ferromagnetic substances, they have very strong attraction among magnetic moments, and the value of chi in CGS is 1 into 10 to the power -2. It has big value in comparison to paramagnetic substances, and they with temperature they show decreased complex behavior, and with field also they are field dependent substances, or their chi is field dependent. If you will increase the field strength, they will show increased susceptibility. For antiferromagnetic substances, there is weak attraction, and the value of chi is 1 into 10 to the power -7 to 1 into 10 to the power -5, and with temperature they show increased complex behavior, and of course they are temperature dependent, field dependent also. Thank you for watching this lecture. If you have any query, please write in my comment box. Thank you.